हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आर यू आर डूइंग वेल। हम कर रहे थे यूजीसी नेट जेआरएफ की पेपर 2 कॉमर्स के पीवाईक्यू सीरीज, दिसंबर 2025 की पीवाईक्यू सीरीज जो 3 जैन को हुआ था। इसमें हम कर चुके हैं कॉमर्स में 5 चैप्टर्स के कर चुके हैं, इनकम टैक्स के, फाइनेंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और लीगल एस्पेक्ट। आज हम करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के पीवाईक्यू सॉल्व कर। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग ए फर्म वेल पब्लिसाइड changes in price and price changes are generally followed by the rival firm. This kind of price leadership may not necessarily come from the largest firm of the industry. आपको ऐसी कौन सी सिचुएशन है, किस सिचुएशन में कोई फर्म है जो अपने प्राइस चेंजेस को पब्लिसाइड करती है और उसे ही राइवल फर्म फॉलो करती है? ऐसी कौन सी फर्म है, कौन है ना, कौन सी लीडरशिप स्ट्रेटजी है? बट ये नेसेसरी नहीं है कि वो जो इंडस्ट्री में जो फर्म है वो लार्जेस्ट फर्म है, बड़ी फर्म नहीं है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है। तो वो ऐसी कौन सी लीडरशिप स्टाइल है, कौन सी है ना, प्राइस स्ट्रेटजी। तो फर्स्ट है इसमें बायोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप, सेकंड है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप, थर्ड है प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म, फोर्थ है प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म। तो फर्स्ट है बायोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। ये कोई टर्म नहीं है, ये कोई एग्जिस्ट भी नहीं करती। बायोमेट्रिक होता है अपन कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, फिंगरप्रिंट वगैरह लगता है तो अटेंडेंस होती है ना उससे, तो वो तो मतलब ये लीडरशिप प्राइस लीडरशिप से सर कोई वो नहीं है मार्केटिंग से ना। तो सेकंड है इसको एक बार बाद में देखते हैं। थर्ड है प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म। लो कॉस्ट फर्म कौन सी होती है? जो अपनी फर्म की कॉस्ट को लो रखती है, ठीक है। तो जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे ध्यान देती है ना, वो अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे ध्यान देती है कि कितनी कम से कम कीमत में हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बनाए, है ना। तो उस पर ध्यान देती है। फोर्थ है प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म। डोमिनेंट फर्म आएगी, डोमिनेंट फर्म के उसमें देखेंगे तो मोनोपोली आ जाएगी, ठीक है। मोनोपोली में एक फर्म होती है, बाकी सब बायर्स होते हैं, ठीक है। तो बाकी एक फर्म को दूसरे लोग फॉलो नहीं करते हैं इसमें, ठीक है ना। मोनोपोली एक की ही होती है, मोनोपोली हो या ओलिगोपोली भी आ जाएगा, ठीक है। उसमें भी कम फ्यू सेलर्स होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये भी नहीं है। अब सेकंड देखते हैं बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। बैरोमेट्रिक क्या होता है? एक इंडिकेटर है, ठीक है। कोई एक फर्म है जो रिलायबल है, वो इंडस्ट्री में रिलायबल है, रेपुटेटेड है, वो उसने बहुत सी रिसर्च करी है, उसको उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है उस चीज का, उसने फोरकास्टिंग करी है, उसने रिसर्च करी है उस पर ज्यादा से ज्यादा। तो उस फर्म को सारी और जो इंडस्ट्री में है फर्म उसको फॉलो करने लग जाती है। राइवल फर्म से है जो उसको फॉलो करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो रेपुटेड फर्म है, इसलिए रिलायबल है, रेपुटेशन है उसकी। और जो राइवल फर्म से वो उसको देख के ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करने लग जाते हैं। कोई कहता नहीं है कि इसको फॉलो करो, लेकिन वो खुद अपनी मार्केट सिचुएशन देखकर, है ना, और उसकी रेपुटेशन देखते हैं, उसको कि उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसकी एक्सपीरियंस को देख के सारे जो वो फर्म डिसाइड करेगी प्राइस, वही प्राइस सब अप्लाई कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट आंसर होगा अपना सेकंड, बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है द स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी इज अडॉप्टेड वेयर क्लोज सब्स्टिट्यूट of a new product are not available. Reason is that this policy requires fixing a lower initial price designed to penetrate the market as quickly as possible and is intended to maximize the profit इन द लॉन्ग रन। तो स्कीमिंग प्राइस क्या होती है? स्कीमिंग प्राइस मूल्य नीति तब अपनाई जाती है जब नए उत्पाद के निकट विकल्प उपलब्ध नहीं होते, सही है। स्कीमिंग प्राइस वही है जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्राइस वसूल लेते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कुछ इनोवेटिव होता है, प्रीमियम प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें ये तो सही है, फर्स्ट सही है, असर्शन सही है। रीजन क्या दे रखा है इस नीति में, इस पॉलिसी में कम मूल्य निर्धारित किया जाता है, जबकि ज्यादा मूल्य निर्धारित होता है इसमें तो। हाँ, प्राइस हाई प्राइस रखते हैं,
ठीक है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्रीम को क्रीम ले सके पहले। और पेनिट्रेशन, ये जो रीजन दे रखा है वो किसका दे रखा है, पेनिट्रेशन प्राइस का। पेनिट्रेशन प्राइस में क्या होता है, हम मार्केट में हमारे क्या होता है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, और जो स्कीमिंग प्राइस होती है उसमें एक ही फर्म वो होती है, ठीक है ना, नया नया प्रोडक्ट होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते हैं उसके। इसलिए स्कीमिंग प्राइस में इनिशियल प्राइस क्या होती है, हाई प्राइस होती है, न्यू प्रोडक्ट की होती है। और इसमें रीजन में क्या दे रखा है, पेनिट्रेशन प्राइस का दे रखा है, तो ये इसमें क्या होगी, लो प्राइस रखेंगे और बहुत से क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे, और इसमें प्राइस सेंसिटिव भी होगा, और स्कीम प्राइस में प्राइस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा ए इज करेक्ट, असर्शन तो सही है बट रीजन इज नॉट करेक्ट। इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। इसमें लगा रखा है मैंने, देखो स्कीमिंग प्राइस हाई प्राइस, ठीक है। अर्ली प्रॉफिट फॉर्म इनोवेटर्स, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करने की कोशिश कर लेते हैं शुरू शुरू में, है ना। पेनिट्रेशन प्राइस लो प्राइस होती है, लो प्राइस रखते हैं शुरू में, जैसे जियो ने लो प्राइस ही रखा था, ठीक है, बाद में प्राइस हाई कर दी है इसने, रैपिड मार्केट कैप्चर किया, ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर कर लिया उसको, ठीक है। स्कीम द क्रीम, हाई इनिशियल प्राइस। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेट द मार्केट, लो इनिशियल प्राइस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, अरेंज द फ्लोइंग स्टेप्स ऑफ पर्सनल सेलिंग इन सीक्वेंस। पर्सनल सेलिंग के सीक्वेंस को आपको अरेंज करना है, तो बताएंगे। फर्स्ट है प्री अप्रोच, सेकंड प्रेजेंटेशन एंड डिमोस्ट्रेशन, थर्ड अप्रोच प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, ई है हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। तो इसमें फर्स्ट क्या आ जाएगा, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग। इसका क्या मतलब है, हम क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई क्या करेंगे, पोटेंशियल कस्टमर्स आइडेंटिफाई करेंगे, लीड्स आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मान लो कि कोई अपने कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, अपन सर्च करें उसमें, ठीक है, फिर आगे से कॉल, जो ज्यादा से ज्यादा जो सर्च करेगा, जो चीज को सर्च करेगा, वो सामने वाले के लिए लीड्स होगी, वो उसका कंज्यूमर होगा, तो वो आगे से कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ये सबसे फर्स्ट क्या होता है, आइडेंटिफाई करना कस्टमर कौन कौन है। तो आइडेंटिफाई, मैं लिख तो नहीं पाऊंगी, बोल देती हूँ, ठीक है, नहीं लिख पाऊंगी, इसमें बहुत स्लो लिखा जाता है। फर्स्ट अपना आ जाएगा डी, ठीक है। सेकंड आ जाएगा प्री अप्रोच। प्री अप्रोच में क्या करेंगे, सामने वाला जो होगा वो अपने को प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बताएगा, अपनी प्लान बताएगा, कौन कौन से प्लान है, आप कौन से कोर्स के लिए ले रहे हो, गेट, नेट, बीकॉम, एमकॉम, कुछ किस किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, किस कोर्स के लिए, वो सामने वाला अपनी स्ट्रेटेजी बताएगा उसको, है ना। थर्ड आ जाएगा अप्रोच, आपको कॉल किया जाएगा, पहले आपको मैसेज करके पूछा जाएगा, तो वो प्री अप्रोच है, फिर बाद में आपके पास कॉल आएगा, कांटेक्ट किया जाएगा, प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाए बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट डी, फिर ए आ जाएगा, फिर सी, नेक्स्ट आ जाएगा फिर प्रेजेंटेशन एंड डिमोन्स्ट्रेशन। फिर आपको उसके फीचर प्रेजेंट करेगा, वो कौन कौन सी क्लास है, इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर मिलेंगे, क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, क्या क्या आपको नीड्स को आप उसको कंप्लीट नीड्स को आप फिल कर पाएंगे, उसमें कौन कौन से एमसीक्यूज आएंगे, कौन से पीवाईक्यूज रहेंगे, कैसे क्या आपको पूरा करना रहेगा, है ना। पूरी पूरे कोर्स को पूरा करने के लिए वो आपको चीज बता देंगे कि इसमें ये प्रोवाइड है, ये ऐसा है इसमें, है ना, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। तो लास्ट में आप पूछोगे मुझे ये डाउट है, है ना, तो आप अपनी तरफ से डाउट बताओगे, सेल्स एग्जीक्यूटिव आपसे डाउट पूछेगा कि भाई आपको क्या डाउट्स है, आप प्राइसिंग पर पूछोगे, आप प्राइसिंग वगैरह के बारे में पूछोगे, तो है ना, ठीक है, आप अपनी तरफ से पूछोगे, सामने वाला तो प्रेजेंट कर देगा, फिर आप भी अपनी तरफ से पूछोगे अपने डाउट्स, तो किस में आ जाएगा, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन में। तो अपना आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। तो देख लीजिए एक बार, 7 स्टेप पर्सनल सेलिंग प्रोसेस इज मोस्ट कॉमनली एक्सप्लेन बाय फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर ने दी थी। फर्स्ट है प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, यानी आइडेंटिफाई करना कस्टमर को, फिर प्री अप्रोच करना, फिर प्रेजेंटेशन, डिमोन्स्ट्रेशन, फिर हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, फिर क्लोजिंग, यानी आप परचेज कर लेते हो उसको, फिर फॉलो अप और मेंटेनेंस फॉलो अप कर लेते हो बाद में, ठीक है। आपको सेल्स के एग्जीक्यूटिव ही आगे से फॉलो अप लेगा कि अपना आपने जो प्रोडक्ट लिया है, जो भी कोर्स लिया है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो आगे आपसे फॉलो अप करते लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फोर्थ क्वेश्चन है गिवन बिलो आर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एक मिनट में आई। असर्शन है अपना द मिनिमम लेवल ऑफ सर्विस द कस्टमर एक्सपेक्ट्स रिप्रेजेंट्स द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन और रीजन है द गैप बिटवीन द डिजायर एंड adequate service has been called as the zone of intolerance। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? हम समझ सकते हैं ये क्वेश्चन काय का है, सर्विस का है, वो सर्वाइकल वगैरह है ना, मार्केटिंग से है, हम अपन समझ सकते हैं। फर्स्ट हम सभी का कस्टमर है, ठीक है। कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है, ज्यादा से ज्यादा उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो, मिनिमम एक्सपेक्टेशन होगी, कुछ ना कुछ तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन होगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड लेवल। जैसे हम होटल में जाते हैं, होटल में हमें अच्छा गद्दे हो, अच्छी व्यवस्था हो, यही देखते हैं हम, है ना, हमें अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिल जाए वहां पे। तो हमारी मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या होती है, वही उसे हम थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं, ठीक है। और इस थ्रेशोल्ड लेवल से हम बिलो जाएंगे तो हमें क्या होगा, डिससेटिस्फाई होगा। जैसे हमने होटल बुक कर लिया, वो उसे वो सर्विस ही नहीं मिल रही हमें, बिलो सर्विस है, नल खराब है, ये है, और भी डिससेटिस्फाई करने वाली चीजें हैं, है ना, बेसिक बेसिक चीजें हमें नहीं मिले, तो हम वो क्या होगा, हम उससे क्या होंगे, डिससेटिस्फाई होंगे, ठीक है। तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन से नीचे हो जाएगा तो वो हमें डिससेटिस्फाई करेगा, और इसी मिनिमम मिनिमम एक्सपेक्टेशन थ्रेशोल्ड को ही क्या बोलते हैं, एडिक्वेट सर्विस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट तो सही है हमारा कि मिनिमम लेवल ऑफ सर्विस द कस्टमर एक्सपेक्ट करता है, थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, ये सही है। रीजन क्या है, द गैप बिटवीन द डिजायर एंड एडिक्वेट सर्विस हैज बीन कॉल्ड एज द जोन ऑफ टॉलरेशन। डिजायर सर्विस क्या होती है, जब हमने चाहा नहीं था, हमें उससे भी ज्यादा अच्छी चीजें मिल गई, है ना, डिजायर डिलाइटेड, उसको डिलाइटेड बोलते हैं, ठीक है। जो हमने सोचा भी नहीं था, जैसे हम बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेट करने गए तो हमें रूम डेकोर करने को मिला, हमें कोई गाइड मिल गया, ये और भी चीजें एक्स्ट्रा में हमें प्रोवाइड करवा दी जाए, तो वो हम उससे क्या होते हैं, डिलाइट होते हैं, ठीक है। और जो एडुकेट सर्विस और डिजायर्ड सर्विसेज के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ टॉलरेंस, ना कि इनटॉलरेंस, क्या बोलते हैं, जोन ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। तो हमारा ये इसमें क्या आंसर आ जाएगा, थर्ड तो हमारा सही, थर्ड आ जाएगा, ए इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, डिजायर्ड सर्विस और एडिक्वेट सर्विस के बीच का जो गैप है उसको हम क्या बोलेंगे, जोन ऑफ टॉलरेंस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फ्लोइंग स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस को आपको स्टेप्स को प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। तो इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, सर्च ऑफ अल्टरनेटिव, नीड रिकॉग्निशन, डिसीजन, डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया। तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा क्या, नीड रिकॉग्निशन। आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे पहले कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या परचेस करना है, किस लिए परचेस करना है, ठीक है, क्या चीज की हमें रियलाइज हो रहा है कि हमें कमी है, तो क्या लेना है हमें, ठीक है, क्या परचेस करना है, तो नीड रिकॉग्निशन होगी, ठीक है। फिर क्या आएगा नेक्स्ट, सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स नहीं आएगा, उसके पहले आएगा डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया, कि हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे कि हमारा प्राइस क्या होना चाहिए, क्वालिटी ब्रांड कौन सा होना चाहिए, ये हम चेक करेंगे, देखेंगे कि कौन सी ब्रांड का हमें लेना है, क्या क्वालिटी देखनी है, प्राइस कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ही तो हम आगे देखेंगे सब प्रोडक्ट को, ठीक है। फिर हम उसका सर्च करेंगे अल्टरनेटिव, कौन कौन सी पॉसिबल पॉसिबल चीजें कौन कौन सी है जो अवेलेबल है हमारे लिए, ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है। फिर हम उसमें से इवेलुएट करेंगे, इवेलुएट ऑफ अल्टरनेटिव, कौन सा सही है, कौन सा अपने अपने उस प्रोडक्ट के प्रो और कॉन्स के अकॉर्डिंग हम उसको इवेलुएट करेंगे, अगर हमें पसंद नहीं आता है तो हम कोई दूसरा प्रोडक्ट को चूज करेंगे, ठीक है। लास्ट आ जाएगा डिसीजन, फाइनल हम उसको परचेज करने का डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या आंसर आ जाएगा, फर्स्ट तो आ जाएगा सी, सेकंड आएगा ई, डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया, फिर थर्ड पे आ जाएगा बी, तो इस बी, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा, सी ई बी ए
सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द मिथ अबाउट रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केट के ग्रामीण बाजार के संबंध में कौन कौन से मिथ है और कौन कौन से फैक्ट है, ये आपको बताना है। कौन से मिथ है यही बताना है, ठीक है। तो ऑल विलेजेस आर इक्वली पॉपुलेटेड। क्या सभी सभी जो विलेज हैं वो इक्वली पॉपुलेटेड होते हैं? क्या सभी की जनसंख्या एक समान होती है? नहीं। तो ये क्या है, मिथ है ये, ठीक है। इक्वल तो नहीं हो सकती ना सभी की, सबकी अलग अलग ही होगी। तो ये क्या हो जाएगा, मिथ हो जाएगा। इसका आंसर पहले ही दिख गया, ठीक है। नेक्स्ट है, रूरल मार्केट्स आर हेट्रोजीनियस अलॉट। जो रूरल कंज्यूमर है वो हेट्रोजीनियस होते हैं, सही है कि सारे कंज्यूमर अलग अलग होते हैं, किसी कोई सबका अपना अपना वो है, ठीक है। सबके मार्केट डाइवर्सिफाई होते हैं, तो सबके परसेप्शन अलग अलग हैं, तो सब अलग अलग कंज्यूमर होंगे। रूरल के सारे ही होंगे, वो तो कंज्यूमर तो है ना, सबके अपने अलग अलग पसंद पसंद होती है, ठीक है। परसेप्शन अलग है, तो ये क्या है, ये फैक्ट है। मिथ ही वाला है फर्स्ट। सी है, बीइंग illiterated illiterate rural consumer is not able to discriminate between products and brands। अशिक्षित होने के कारण जो रूरल कंज्यूमर है वो उत्पाद और ब्रांडों में क्या अंतर नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, वो कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, मिथ है। ये फैक्ट नहीं है। उनको कैसे करेंगे, वो उनको पास्ट एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ होगा, सिंबल होगा, लॉयल्टी हो गई, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेक कर सकते हैं। जरूर नहीं है कि वो अशिक्षित है तो ब्रांडों में उत्पादों में अंतर ना कर सके। वो कैसे कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसको यूज करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कौन सी प्रोडक्ट में क्या खराबी है, क्या है। तो वो उनको वो एक्सपीरियंस के थ्रू, पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू देखते हैं। डी है, ओनली लो प्राइस्ड प्रोडक्ट्स विल सेल इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में केवल सस्ते उत्पाद ही बिकते हैं, ये तो मिथ है। ऐसा तो नहीं है, महंगे उत्पाद भी बिकते हैं, ऐसा क्यों नहीं है। सस्ते सामान ले, जरूर तो नहीं है कि रूरल रूरल मार्केट में सस्ता सामान ही सब जरूर ले, ऐसा तो नहीं है। बल्कि ऐसा नहीं है, जबकि गांव के लोग ही ज्यादा से ज्यादा वही आगे बढ़ते हैं। उन्हीं के पास ज्यादा, देखना आप, आईफोन, टीवी वगैरह ये सब उन्हीं के पास मिल जाएंगे। वही ज्यादा ब्रांडेड कपड़े वगैरह वो भी पहनते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सस्ते उत्पाद ही ग्रामीण मार्केट में बिकते हैं। आजकल तो ग्रामीण के जो पिंड है, ग्राम के गांव के लोग हैं, वो अ, बच्चे जो हैं वो बाहर फॉरेन में पढ़ने जाते हैं, तो सस्ते उत्पाद वो भी ब्रांड यूज करते हैं, है ना। अच्छे अच्छे ब्रांड को यूज करते हैं, आईफोन है ना। तो ये भी क्या है, मिथ है। ई है, रूरल मार्केट्स आर द कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट्स। ग्रामीण बाजार या रूरल मार्केट्स हैं, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु ही ड्यूरेबल वस्तुओं के बाजार हैं। सही है, ये फैक्ट है। सब लोग अपने अपने ड्यूरेबल ड्यूरेबल वस्तु गुड्स ही परचेज करते हैं, है ना। जो हमें जरूरत है डेली की उसमें गुड्स है, उन्हीं को यूज करते हैं, जैसे सोप, बाइक, टीवी, टूल्स, फर्टिलाइजर चीज जो ग्राम के लोगों को जरूरी होते हैं, ठीक है। तो इसमें दो कौन कौन से मिथ है, ए, सी और डी। ऑल विलेजर्स आर इक्वली पॉपुलेटेड, ये गलत है। और सी वाला गलत है। अशिक्षित होने के कारण, इलिटरेट होने के कारण ग्रामीण उपभोक्ता उत्पादों और ब्रांडों में अंतर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। और ओनली लो प्राइस प्रोडक्ट विल सेल इन रूरल इंडिया। तो इसका आंसर है ए, सी एंड डी, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7, मैच करना है आपको। हाईएस्ट रिच, मोस्ट परसुएसिव, इमीडिएट इफेक्ट ऑन सेल्स, नो कॉस्ट इन्वॉल्व। तो हाईएस्ट रिस्क किसका किसका होगा? हाईएस्ट रिस्क को मिलाएंगे अपन एडवर्टाइजिंग से, क्योंकि इसमें मास कम्युनिकेशन होती है ना। मोस्ट परसुएसिव, सेल्स पर प्रमोशन, ठीक है। और इमीडिएट सेल्स, इफेक्ट ऑफ सेल्स, पर्सनल सेलिंग। सेम टाइम पे आपको इमीडिएट इफेक्ट पता चल जाएगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप कन्विंस कर सकते हो पर्सनल सेलिंग में, है ना, पर्सनल से। और नो कॉस्ट इन्वॉल्व, पब्लिसिटी, इसमें कोई भी वो कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है। एडवर्टाइजिंग में कॉस्ट लगती है, लेकिन पब्लिसिटी में कॉस्ट नहीं लगती। राइट, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 7 क्वेश्चन तो जनरल आए थे, बाकी एक पैसेज आया था इसमें, तो वो भी मार्केटिंग से रिलेट था। तो 7 क्वेश्चन हम जनरल कर चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं पैसेज की तरफ। पढ़ते हैं पैसेज को। इकोप्रेस प्राइवेट लिमिटेड है स्टार्टअप इन इंडिया, ठीक है। प्रोड्यूस करती है इको फ्रेंडली होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स सच एज लिक्विड डिटर्जेंट, फ्लोर क्लीनर्स, डिश वॉशिंग लिक्विड्स, ठीक है। प्रोड्यूस करती है। द कंपनी फॉलो करती है ग्रीन मार्केटिंग अप्रोच और हाईलाइट करती है प्रोडक्ट्स इज बायोडिग्रेडेबल, सेफ एंड अफोर्डेबल, ठीक है। टू रीच इट्स कंज्यूमर, कंज्यूमर तक पहुंच के लिए इकोफ्रेश सेल करता है ऑनलाइन थ्रो, कैसे सेल करता है, थ्रो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, रिटेल स्टोर्स एंड डायरेक्ट सेल्स एजेंट के थ्रू ये सेल करता है, अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। द फर्म हैज डिजाइन इट्स मार्केट सेलिंग केयर मार्केटिंग मिक्स केयरफुली, प्राइसिंग इन स्लाइटली above competitors due to its eco-friendly positions, but promotions include digital campaign, social media advertising, and discount of bulk purchases. पर्यावरण अनुकूल स्थिति के कारण इसके उत्पादों की कीमतें प्रतिस्पर्धियों की जो कॉम्पिटिटर है उनकी तुलना में थोड़ी अधिक होती हैं, और जबकि प्रचार जो प्रमोशन की जो है उसमें डिजिटल कैंपेन, सोशल मीडिया और जो बल्क में हम सामान परचेज करेंगे तो उसमें क्या देंगे, छूट शामिल है। रिसेंटली इकोफ्रेश लॉन्च करता है एक न्यू प्रोडक्ट, एक हर्बल एयर फ्रेशनेस। इकोफ्रेश एक हर्बल एयर फ्रेशनेस न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। ड्यूरिंग दिस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंट्रोडक्शन स्टेज द फर्म इन्वेस्टेड हैवीली इन प्रमोशन में ज्यादा हैवीली इन्वेस्ट करती है, एंड अवेयरनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज के लिए वह ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करती है। कब, इंट्रोडक्शन स्टेज में। द कंपनी आल्सो इंगेज इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बाय ऑफरिंग लॉयल्टी पॉइंट्स एंड पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन टू रिपीट बायर, जो उनके रिपीट बायर्स हैं उनको और जो जल्दी से जल्दी इंगेज कर लेते हैं उनको क्या देती है, वो लॉयल्टी पॉइंट्स और लॉयल्टी पॉइंट्स प्रदान करती है और व्यक्तिगत रिकमेंडेशन प्रदान करती है। तो हमारा बिल्कुल बेसिक है, पैसेज है, इजी क्वेश्चन है, अपन वैसे ही बन जाएंगे। गेट बंद कर लो, आवाज आएगी। 8th है Eighth question is the launch of herbal air freshener during its introduction stage of the product life cycle primarily requires heavy investment in promotion and awareness building actively. तो it will lead to जो प्रोडक्शन लाइफ साइकिल है उसमें एयर फ्रेशनर का जो लॉन्च किया है उसमें प्रमोशन और अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए उसने क्या किया, भारी निवेश किया, भारी इन्वेस्टमेंट किया। तो इसे क्या रिजल्ट आएगा, इससे क्या परिणाम होगा ये बताना है। हाई प्रॉफिट होगा, लो प्रॉफिट, नेगेटिव प्रॉफिट होगा, हाई रिवेन्यू, लो कॉस्ट होगा या हाई रिवेन्यू हाई कॉस्ट होगा। हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसा होता है, ठीक है। शुरू में हमारे पास यहाँ इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन, यही है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। IG इधर मैच्योरिटी और ये डिक्लाइन। तो इसमें क्या होगा, जब इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, भारी नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जब हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, किसके लिए, प्रमोशन और अवेयरनेस के लिए। तो हाई प्रॉफिट तो होना पॉसिबल ही नहीं है। हाई प्रॉफिट कब होगा, लॉन्ग रन में होगा। शॉर्ट टर्म में हमारे पास क्या होगा, ओनली लो प्रॉफिट होगा, लॉस ही होगा शुरू में। तो बाद में हमारे लॉन्ग टर्म में हमारे पास हाई प्रॉफिट हो जाएंगे। जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ग्रोथ स्टेज पे आएंगे, हमारे को ज्यादा प्रॉफिट होने लग जाएगा। नेक्स्ट है इकोफ्रेश यूज ऑफ डिजिटल कैंपेन, सोशल मीडिया एंड डिस्काउंट रिफ्लेक्ट्स डिसीजन रिलेट टू, किससे रिलेट करता है, डिस्ट्रीब्यूट मिक्स से, प्रमोशन मिक्स से, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइसिंग
पॉलिसी। जो इकोप्रेस डिजिटल कैंपेन चलाता है, सोशल मीडिया यूज करता है और डिस्काउंट दे रहा है, वो किसके लिए दे रहा है? अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन के लिए। तो क्या है? प्रोडक्ट प्रमोशन मिक्स इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ लॉयल्टी पॉइंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लॉयल्टी पॉइंट्स किसका एग्जाम्पल है? एडवर्टाइजिंग का, सेल्स प्रमोशन का, पर्सनल सेलिंग का, स्पॉन्सरशिप का। तो ये भी क्या है? सेल्स प्रमोशन का ही एग्जाम्पल है लॉयल्टी पॉइंट्स प्रदान करना, ताकि उससे उस पॉइंट से वो आगे और भी चीजें परचेज कर सके। पॉइंट दे देते हैं, अपन ऐप में देखा होगा आपको, आपने एक चीज परचेज करी, फिर आपको उसमें डिस्काउंट मतलब लॉयल्टी पॉइंट्स दे देते हैं कि इतने पॉइंट आपको मिले, अब आप उस पॉइंट का यूज करके अपने प्राइस को कम कर सकते हैं। तो वो लॉयल्टी पॉइंट्स यानी अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं। नेक्स्ट है, इकोप्रेस emphasize on biodegradable safe product reflect which marketing approach। इकोप्रेस जब बायोडिग्रेडेबल सेफ प्रोडक्ट पर जोर देता है तो वो कौन सी मार्केटिंग अप्रोच को अपनाता है? प्रोडक्शन अप्रोच को, सेलिंग अप्रोच को, सोसाइटल मार्केटिंग अप्रोच को, या प्रोडक्ट अप्रोच को? तो ये कौन सी अप्रोच होगी? सोसाइटल मार्केटिंग अप्रोच। थर्ड इसका आंसर आ जाएगा, सामाजिक विपणन दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, by selling through online platforms, retail stores and direct sales agents, ecopress is focusing on ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, रिटेल स्टोर और प्रत्यक्ष विक्रय एजेंटों के माध्यम से बिक्री करके इकोप्रेस किस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है? प्राइसिंग स्ट्रेटजीज पर, प्रमोशनल मिक्स पर, सेल्फ सर्विस मार्केटिंग पे, या मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन पर? तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करता है, रिटेल स्टोर है, डायरेक्ट सेल्स एजेंट है, इनके थ्रू क्या करेगा? चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके थ्रू प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी तो नहीं है ये, प्रमोशन मिक्स भी नहीं है, सर्विस मार्केटिंग भी नहीं है। फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा मल्टी चैनल। बिल्कुल बेसिक पैसेज था, इसलिए मैंने इसका वो भी यहाँ नहीं लगाया पैसेज को इसमें, क्योंकि हम इसको बिना पैसेज के थ्रू भी हम कर सकते थे एक बार पढ़ के। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको आज का सेशन? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।